करते हैं। एक छोटा टॉपिक या ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है। आज हम चलते हैं एक नए सेगमेंट की ओर जिसका नाम है फोटोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे फिल्म। तो आज का हमारा चैप्टर है फोटोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे फिल्म। इस फोटोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम आज पढ़ेंगे फोटोग्राफिक फिल्म पर उत्पन्न होने वाली डेंसिटी के बारे में। तो चलो टॉपिक पर आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले देखो आप कि जब पेशेंट से एक्सरे बीम बाहर निकलती है तो इस एक्सरे बीम में पेशेंट के अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट के कारण अलग अलग जो होमोजेनस इंटेंसिटी है उसके अंदर एग्जिट रेडिएशन के अंदर इंटेंसिटीज में चेंज आ जाता है। किस कारण से आ जाता है कि फोटोग्राफिक जो पेशेंट की जो बॉडी है उसके अंदर अलग अलग पार्ट की डेंसिटी अलग अलग होती है। इसे हम एक्सरे फिल्म के सामने रखते हैं। इस एक्सरे फिल्म को क्या करते हैं, इसके रेडिएशन के सामने रखते हैं। तो ये जो इमेज है ये या इसके अंदर ये क्या है, एक इनविजिबल इमेज है। ये क्या है, एक इनविजिबल इमेज, जिसे हमने कहा था लेटेंट इमेज भी कहा था। ये इमेज, इस इमेज को हमें एक्सरे फिल्म के ऊपर लेना है। तो ये इमेज ऐसी होनी चाहिए कि जो इसमें इंफॉर्मेशन कंटेंट है उसको बिना लॉस हुए वो इमेज हमें फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई दे। हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए होते हैं। देखिए, इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें पेशेंट पर एक्सपोजर डालना होता है। पेशेंट पर क्या डालना होता है, एक्सपोजर डालना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि ये एक्सपोजर क्या होता है। एक्सपोजर क्या होता है, तो एक्सपोजर ध्यान करना मिली एम्पियर इंटू सेकेंड का मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या होता है, मिली एम्पियर इंटू सेकेंड, मिली एम्पियर इंटू सेकेंड का मल्टीप्लीकेशन होता है, इनका गुणनफल होता है। मिली एम्पियर क्या होता है, मिली एम्पियर होता है यहाँ पे ट्यूब करंट। मिली एम्पियर क्या होता है, ट्यूब करंट। और सेकेंड क्या होता है, टाइम। देखो, ये एक्सरे ट्यूब है, इसमें ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। इस एनोड और कैथोड के मध्य हम हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं, जिसके कारण कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, जो इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो है, इन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट होता है। उस करंट को हम क्या कहते हैं, मिली एम्पियर, या इसे हम क्या कहते हैं, ट्यूब करंट। तो ये ट्यूब करंट कितने टाइम के लिए एनोड से कैथोड की ओर जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, मिली एम्पियर सेकेंड या एक्सपोजर कहेंगे। मिली एम्पियर सेकेंड या क्या कहेंगे, एक्सपोजर। उसे हम एक्सपोजर कहते हैं। जैसे 100 मिली एम्पियर सेकेंड है, एक एक्सपोजर है 100 मिली एम्पियर सेकेंड। मान लो ट्यूब काम कर रही है 50 मिली एम्पियर पर, और कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। तो आपका एक्सपोजर कितना हो गया, 100 मिली एम्पियर सेकेंड। मान लो एक्सरे ट्यूब काम कर रही है 100 मिली एम्पियर पर। कितने पर काम कर रही है, 100 मिली एम्पियर पर। तो आपका टाइम कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। अगर यही ट्यूब आपकी 200 मिली एम्पियर पर काम कर रही है तो 100 मिली एम्पियर लाने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.5 सेकेंड से। और अगर ये 500 मिली एम्पियर पर यानी 500 mA पर काम कर रही है तो आपका जो टाइमर है वो टाइमर कितना टाइम देगा आपको, 0.2 सेकेंड का आपको एक्सपोजर लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये एक्सरे मशीन की टेक्निक्स होती है। क्या होती है, टेक्निक होती है। हमने एक्सरे मशीन पर देखा होगा, अलग अलग स्विच होते हैं, 50 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, 500 मिली एम्पियर। उसमें कई सारे लिखा होता है, लार्ज फोकल स्पॉट, स्मॉल फोकल स्पॉट, ऐसे लिखा होता है। तो ये एक्सरे फिल्म, एक्सरे मशीन की टेक्निक होती है। इसको टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा एमएस, और इसी एमएस को हम एक्सपोजर से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं, एक्सपोजर से, कि पेशेंट को कितना रेडिएशन एक्सपोजर मिला है, कितना ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर उसको मिल पाया है, उसे हम एक्सपोजर से डिनोट करते हैं। तो एक्सपोजर क्या होता है, मिली एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। ध्यान करना, एक्सपोजर होता है, ये एक्सपोजर ही एक्सरे, जो ये एक्सपोजर होता है, ये एक्सपोजर ही एक्सरे फिल्म पर आपको ब्लैकनेस, क्या ब्लैकनेस या बोलते हैं ब्लैकनिंग
या इसको हम क्या बोल देते हैं, डेंसिटी भी बोलते हैं। ये डेंसिटी प्रोड्यूस करता है, कौन करता है, ये एक्सपोजर। कैसे, जितना ज्यादा मिली एम्पियर सेकेंड होगा उतने ही ज्यादा क्या होंगे, एक्सरे फिल्म के ऊपर क्या पहुंचेंगे, लाइट फोटोन पहुंचेंगे, और जितने लाइट फोटोन ज्यादा पहुंचेंगे उतना ही वो पार्ट क्या होगा, ज्यादा ब्लैक होगा, उतना ही ज्यादा ब्लैक होगा। तो एक्सपोजर, तो आप एक थंबनेल रूल आप देख सकते हो, आप क्या देख सकते हो कि एक्सपोजर या एमएएस होता है वो एक्सरे फिल्म पर क्या चीज प्रदर्शित करता है, किस चीज को कंट्रोल करता है, वो एक्सरे फिल्म पर डेंसिटी या ब्लैकनिंग या ब्लैकनेस बोल दो, मतलब एक्सपोजर या एमएएस मिली एम्पियर सेकेंड होता है, उससे एक्सरे फिल्म पर क्या उत्पन्न होता है, डेंसिटी या ब्लैकनेस होता है। और केवीपी के द्वारा एक्सरे फिल्म पर क्या क्या प्रोड्यूस होता है, केवीपी के द्वारा एक्सरे फिल्म पर कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस होता है। केवीपी एक्सरे फिल्म पर कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न करने का काम करता है। दो अलग अलग बॉडी पार्ट में डेंसिटी में डिफरेंस क्या कहलाता है, कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। तो ये एक थंबनेल रूल है, सही जगह सब जगह सही तो नहीं होता, लेकिन आप इसको याद कर सकते हो। एग्जाम में आ जाए एक्सपोजर क्या होता है, मिली एम्पियर सेकेंड, या एक्सपोजर से उत्पन्न होता है डेंसिटी, कॉन्ट्रास्ट और कुछ भी आए तो आप क्या कह दोगे, एक्सपोजर से डेंसिटी या ब्लैकनेस उत्पन्न होती है। केवीपी से क्या उत्पन्न होता है, केवीपी से कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, एक्सरे फिल्म पर कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न होता है। इसके बाद है फोटोग्राफिक डेंसिटी। इसके बाद क्या है, फोटोग्राफिक डेंसिटी। फोटोग्राफिक डेंसिटी क्या होती है, एक्सरे फिल्म के ऊपर जो ब्लैकनेस होती है, जो फिल्म की ब्लैकनेस होती है उसे हम फोटोग्राफिक डेंसिटी कहते हैं। क्या किसे कहते हैं, एक्सरे फिल्म पर जो ब्लैकनेस होती है। आपने रेडियोग्राफी एक्सरे फिल्म पर देखा होगा, कुछ पार्ट ब्लैक होते हैं, कुछ व्हाइट होते हैं, कुछ उनके बीच में ग्रे स्केल होते हैं, अलग अलग लेवल होता है ब्लैकनेस का, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोग्राफिक डेंसिटी कहते हैं। इसका सूत्र, इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लॉग, हम इसके लॉग से लेते हैं, लॉग आधार 10 I0 अपॉन IT। किसे लेते हैं, लॉग आधार 10। नेचुरल बेस क्या होता है, उसका नेचुरल बेस नहीं लेते, बेस क्या लेंगे, 10 लेंगे, I0 अपॉन IT। यहाँ D क्या है, यहाँ D पर है डेंसिटी या ब्लैकनेस। ये D क्या है, फोटोग्राफिक डेंसिटी है, जिसको हम बस डेंसिटी भी लिख देते हैं। I0 क्या हो गया, I0 है इंसिडेंट फोटोन ऑन एक्सरे फिल्म, और IT क्या है, ट्रांसमिटेड फोटोन ऑन एक्सरे फिल्म। एक्सरे फिल्म पर से ट्रांसमिटेड जो आपके जो फोटोन होंगे वो, जैसे ये मान लो एक एक्सरे फिल्म है, ये क्या है, एक एक्सरे फिल्म है। इस एक्सरे फिल्म पर आपने I0 रेडिएशन या I0 लाइट फोटोन डाले, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से लाइट फोटोन आ रहे हैं, या फिर आप जस्ट एक्सरेज बोल दो तो ये डालते हो, और इससे अगर पार निकलने वाले फोटोन IT होते हैं तो I0 अपॉन IT, इससे हम क्या ले सकते हैं, फिल्म की डेंसिटी का बता सकते हैं, फिल्म पर कितनी ब्लैकनेस या कितनी डेंसिटी इसके ऊपर उत्पन्न होगी। यहां पर I0 अपॉन IT फिल्म की ओपेसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, ओपेसिटी कहलाती है। आप देख लो एक बार, मैं बताता हूं। और IT अपॉन I0 फिल्म क्या कहलाता है, फिल्म की ट्रांसमिटेंस यानी पारदर्शिता कहलाती है। देखो कैसे, मान लो आपने 10 एक्सरे फोटोन, 10 लाइट फोटोन आपने फिल्म के ऊपर डाले, कितने डाले, 10 डाले, और एक बार निकलता है, तो आपकी ओपेसिटी कितनी होगी, आपकी ओपेसिटी 10/1 यानी 10 होगी। और आपके ट्रांसमिटेंस कितना होगा, ट्रांसमिटेंस होगा 1/10 इजिकल टू 1/10 इंटू 100 से करोगे तो आपका 10%, यानी ये 90% एक्सरे फोटोन को रोक रहा है और 10% एक्सरे फोटोन को बाहर जाने दे रहा है। 10% एक्सरे फोटोन को क्या कर रहा है, बाहर जाने दे रहा है। तो ओपेसिटी और ट्रांसमिटेंस, ओपेसिटी यानी कितने लाइट फोटोन को ये रोक रहा है, ओपेसिटी होगी इसकी 10, और ट्रांसमिटेंस कितना हो गया 10%, यानी कितने को ये बाहर निकलने दे रहा है, सिर्फ 10% को ही बाहर निकलने दे रहा है, बाकी को ये रोक रहा है। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी या फोटोग्राफी के अंदर देखें तो D इजिकल टू 0.3, D इजिकल टू 0.3 क्या बताता है,
आपके 50% ट्रांसमिटेंस को बताता है। किसको बताता है? 50% ट्रांसमिटेंस को। यानी इसने क्या कर लिया, 50% एक्सरे बीम को इसने रोक लिया है। कितने को रोक लिया? 50% एक्सरे बीम को। और D इज इक्वल टू 10, ये किसको बताता है? 1% ट्रांसमिटेड फोटोन को बताता है। किसको बताता है? 1% ट्रांसमिटेड फोटोन को बताता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर यही अपनी रेंज काम में आती है। सबसे पहली चीज हम ये चीज करते कब है? जब आपने एक एक्सरे ले लिया है, उसको डेवलप कर लिया, फिक्स कर लिया और उसको वॉशिंग और ड्राइंग के बाद एकदम से उसको देखने के लिए तैयार कर लिया। अब उस देखते समय, उस समय की बात है, उस समय आपको दिखाई दे रहा है, तो उस पर उसको देखने के लिए आप अगर 100 लाइट फोटोन डालते हो तो 0.3D का मतलब क्या है? 50 लाइट फोटोन वो रोक लेता है। कितने रोक लेता है? 50 लाइट फोटोन वो रोक लेता है। इसकी ट्रांसमिटेंस कितनी होगी? 50 होगी। और D इक्वल टू 10 क्या होगा? 1% लाइट फोटोन को ये बाहर जाने देता है, बाकी 99% लाइट फोटोन को ये रोक लेता है। चलो तो हम देख लेते हैं ये रेंज आती कैसे है। माना कि एक एक्सरे फिल्म है, इस एक एक्सरे फिल्म पर आप 100 लाइट फोटोन, यानी I0 की वैल्यू क्या होगी? 100, और इससे 50 लाइट फोटोन बाहर निकल रहे हैं। कितने निकल रहे हैं? 50 लाइट फोटोन। ये क्या हो गया? IT, यानी 50% इसकी क्या है? ट्रांसमिटेंस हो गई। तो D इज इक्वल टू क्या हो गया? log आधार 10, I0 की वैल्यू क्या होगी? 100, और IT की वैल्यू क्या होगी? 50। ये क्या हो गया? log आधार 10 2, और log आधार 10 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3। क्या होती है? log आधार 10 की वैल्यू 0.3। यानी 50% एक्सरे बीम, जब 50% जो लाइट फोटोन है वो पेशेंट के पार चले जाते हैं, यानी 50% लाइट फोटोन वो पेशेंट के पार चले जाते हैं, तो उस समय D फोटोग्राफिक डेंसिटी कितनी होती है? 0.3 होती है। कितनी होती है? 0.3 होती है। और अगर मान लो आप 100 लाइट फोटोन डाल रहे हो, उसमें से सिर्फ एक ही लाइट फोटोन निकलता है। कितना निकलता है? एक ही लाइट फोटोन, यानी ट्रांसमिटेंस कितनी होगी? 1%। तो उस कंडीशन में D इक्वल टू क्या होगा? D इक्वल टू हो गया log आधार 10 100/1। बाहर कितना निकल रहा है? इंसिडेंट IT कितना है? 100 है, और I0 कितना? 100 है, और IT कितना है? 1। तो ये क्या हो गया? log आधार 10 10 की पावर 2, अगर log की पावर होती है वो आगे आ जाती है, 2 log आधार 10 और 10, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये, तो D इज इक्वल टू क्या हो गया? सॉरी 2, ये 2, यानी 99% एक्सरेज रोक लेते हैं, सिर्फ 1% एक्सरे फोटोन पार जाते हैं। उस समय फोटोग्राफिक डेंसिटी कितनी होती है? 2 होती है। फोटोग्राफिक डेंसिटी कितनी होती है? 2 होती है। इसके अलावा आप देखो कि D की वैल्यू 0.3 है, D की वैल्यू 0.6, 0.9 और 1.2। इतने करने पर आपका जो लाइट फोटोन का जो ट्रांसमिटेंस है, वो ट्रांसमिटेंस क्या होता है? पहले से आधा ही हो जाता है। क्या हो जाता है? पहले से आधा हो जाता है। मान लो 100 लाइट फोटोन से 50 निकले, तो D इज इक्वल टू क्या होता है? log आधार 10 100/50 इज इक्वल टू log आधार 2.3। और अगर ये 50 ने जाके 25 हो जाए, यानी पहले वाले के हाफ हो गए, तो D इज इक्वल टू क्या हो गया? log आधार 10 100/50। ये क्या हो गया? log आधार 10 4, इसलिए हो जाएगा 2 log आधार 2, क्योंकि 2 की पावर 2 हो जाएगी उससे, ये हो जाएगा 0.6। अगर ये 25 के भी आधे हो जाएं, और पहले था 50 के आधे, ये हो गया, यानी 12.5% हो जाए, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? log आधार 10 100/12.5 log आधार 10, ये 8 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं log आधार 10 2 की पावर 3, ये पावर आगे आ जाएगी, तो हो जाएगा 3 log 2 इजिकल टू 3 इंटू 0.3 इजिकल टू 0.9। तो देखो इंसिडेंट फोटोन एक फिक्स कर लिए, और जो उस ट्रांसमिटेंस फोटोन है वो अगर आधे हो रहे हैं, तो आपकी डेंसिटी में क्या होगा? 0.3 की वृद्धि होगी। क्या होगा? यहाँ पे 100 में से 50 बाहर निकल रहे थे, और 50 के आधे कितने हो गए? 25, उसके आधे 12.5, यानी ट्रांसमिटेंस आधी होने पर
आपकी जो फोटोग्राफिक डेंसिटी में सिर्फ 0.3 का ही चेंज आएगा। कितना आएगा? 0.6 से 0.3 से 0.6, 0.6 से 0.9 और उससे आगे 1.2। अगर इसको हम 6.25 कर लेंगे तो इससे क्या आ जाएगा? 1.2। यानी आपके जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है उसको हम आधा कर दें तो फोटोग्राफिक डेंसिटी के अंदर कितना चेंज आएगा? आपके 1.2 आएगा। कितना आएगा? 1.2 आएगा। अब हम देखते हैं कि फोटोग्राफिक फिल्म पर आपको ये डेंसिटी किस प्रकार से दिखाई देगी। अगर D इजिकल टू आपको 10 दिखाई दे रहा है, इट मींस 1% लाइट ट्रांसमिटेड, तो ये आपको क्या दिखेगा? एक्सरे फिल्म पर एकदम से ब्लैक दिखेगा। क्या दिखेगा? एक्सरे फिल्म पर एकदम से ब्लैक एरिया दिखता है। और D इजिकल टू आपको 0.3 दिख रहा है, यानी क्या होता है इसके अंदर? 50% लाइट ट्रांसमिशन। इस कंडीशन पे ये एक्सरे फिल्म पर आपको क्या दिखता है? वेरी लाइट, यानी बहुत ही हल्का जो होता है ना लाइट एरिया दिखाई देता है आपको। तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर यही रेंज अपने काम में आती है और ये रेंज काम में आती है। इसके अंदर आपको डेंसिटी 2 किस रूप में दिखाई देती है? एकदम से ब्लैक होती है और 0.3 क्या होती है? एकदम से लाइट होती है। इसके बीच की डेंसिटी है उसको अपनी आंखें डिटेक्ट कर सकती है, उसको अपनी आंखें क्या कर सकती है? डिटेक्ट कर सकती है। आप अगर एक एक्सरे फिल्म है, उस एक्सरे फिल्म को हमने एक्सपोज नहीं किया है, अनएक्सपोज्ड एक्सरे फिल्म को ही आप क्या करते हो? जो फिक्सर के अंदर डुबो के उसको आप प्रोसेस कर लेते हो। उस फिल्म को देखोगे तो उस फिल्म की आपको ट्रांसमिटेंस क्या आनी चाहिए रे? मतलब उस फिल्म को आपने एक रेडियोग्राफ तो लिया ही नहीं, आपने जितने एक्सरे फोटोन डाले थे आइडियली तो वो सारे फोटोन उसके पार हो जाने चाहिए, यानी इसकी ट्रांसमिटेंस क्या होनी चाहिए? 100% इसकी ट्रांसमिटेंस होनी चाहिए, ओपेसिटी इसकी 0 होनी चाहिए। लेकिन इतना नहीं होता। एक अनएक्सपोज्ड, ये क्या है? अनएक्सपोज्ड एंड प्रोसेस्ड एक्सरे फिल्म है, प्रोसेस्ड एक्सरे फिल्म है। इसको अगर आप देखोगे लाइट फोटोन के सामने ले जाके इसको लाइट में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर डेंसिटी D मिलेगी, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ये कितना होता है? 0.12। एक अनएक्सपोज्ड एक्सरे फिल्म को आप प्रोसेस करके देखोगे तो भी आपको डेंसिटी 0 नहीं मिलेगी, आपको डेंसिटी कितनी मिलेगी? 0.12। इसे हम फोग और बेस डेंसिटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फोग और बेस डेंसिटी। ये फोग और बेस डेंसिटी क्या होता है? देखो, एक्सरे फिल्म किसी न किसी मटेरियल से बना होता है। हमने देखा था पॉलिस्टर या प्लास्टिक, पॉलिस्टर मटेरियल, ये पॉलिस्टर मटेरियल से बना होता है। तो जब आप इस एक्सरे फिल्म को प्रोसेस करके देखोगे तो ये प्लास्टिक का मटेरियल है, कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर एक्सरे फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी इसकी ट्रांसमिटेंस क्या होगी? 100% नहीं होगी। इसके अलावा क्या होता है? इसको एक्सरे फिल्म को मैंने आपको बताया था लेस आई स्ट्रेन के लिए हम क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा ब्लू टिंट दे देते हैं। क्या दे देते हैं? ब्लू टिंट दे देते हैं। तो उस ब्लू टिंट के कारण भी ये एक्सरे फिल्म क्या होगी? कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर, जो लाइट रेडिएशन है या लाइट फोटोन है उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो उसके कारण इसमें क्या होगी? बेस डेंसिटी उत्पन्न हो जाएगी। तो बेस डेंसिटी कैसे होती है? एक्सरे फिल्म जो पॉलीमर मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल है वो, और इसमें जो ब्लू टिंट या ब्लू डाई अपन ने मिलाई थी उसके कारण जो डेंसिटी उत्पन्न हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बेस डेंसिटी कहते हैं। ये कितनी होती है? ये लगभग 0.07 होती है। कितनी होती है? 0.07। इसके अलावा आप एक्सरे फिल्म को एक्सपोज नहीं किया है और उसको फिक्स कर रहे हो, डायरेक्ट डेवलपर में या फिक्सर में आपको डाल के एक्सपोज कर रहे हो, तो कुछ सिल्वर हैलाइड ऐसे हैं जो एक्सपोज नहीं होते लेकिन वो डेवलप हो जाते हैं, जो एक्सपोज नहीं होते लेकिन वो डेवलप हो जाते हैं और फिल्म पर क्या करते हैं? फॉग फॉर्मेशन का निर्माण करते हैं। फिल्म पर क्या करते हैं? फॉग फॉर्मेशन का। मैंने आपको फॉग की डेफिनेशन बताई थी। स्ट्रिक्टली फॉग की एक ही डेफिनेशन है कि अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड का डेवलपमेंट क्या कहलाता है? फॉग कहलाता है। यानी वो सिल्वर हैलाइड ग्रेन जो एक्सपोज हुए नहीं थे वो डेवलपिंग सॉल्यूशन में अगर जो क्या हो जाए, डेवलप हो जाए, तो वो क्या करेंगे? एक्सरे फिल्म पर फॉग फॉर्मेशन का निर्माण, फॉग फॉर्मेशन करेंगे एक्सरे फिल्म पर ये करेंगे। तो ये फॉग एक्सरे फिल्म पर क्या होता है? कितनी डेंसिटी उत्पन्न करता है? ये 0.05 डेंसिटी उत्पन्न करता है। कितनी डेंसिटी उत्पन्न करता है? 0.05।
और टोटल डेंसिटी कितनी हो जाती है रे 0.12। टोटल डेंसिटी डी इक्वल टू क्या हो जाती है 0.12। यानी एक ऐसी एक्सरे फिल्म जिस पर आपने कोई भी रेडियोग्राफ नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, उसको अगर आप प्रोसेस करोगे तो भी आपको इतनी डेंसिटी तो मिलेगी ही मिलेगी। आपको जीरो डेंसिटी की एक्सरे फिल्म नहीं मिलेगी, जीरो डेंसिटी की बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि डेंसिटी डी को लोगैरिथमेटिक के रूप में ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लॉग के रूप में ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसके कम 3 कारण है इसके। पहला कारण होता है कि जो लॉग टेबल के द्वारा हम क्या करते हैं, हम बहुत बड़े डाटा को एक कॉम्पैक्ट स्केल के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत बड़े डाटा को एक कॉम्पैक्ट स्केल में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? जैसे ये डेंसिटी मैंने आपको बताया था अभी, ये यहाँ पे अगर हम देखें d इक्वल टू 0.3, 0.6, 0.9, 1.2 डेंसिटी आपकी क्या आ रही है किससे? ये इंसिडेंट लाइट फोटोन है इनके द्वारा। तो 0.23 डेंसिटी, इस मतलब ट्रांसमिटेंस कितना है 50%, और यहाँ पे कितना है 25%, यहाँ पे 12.5% और यहाँ पे 6.25%। तो देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 25% का, इन दोनों के बीच में 12.5 का, इन दोनों के बीच में 6.25 का परसेंटेज का इनका अंतर होता है। लेकिन ये एक्सरे इस डेंसिटी के कारण ये इस स्केल के ऊपर क्या है, एक समान दूरी के ऊपर स्थित है। यानी लॉग के द्वारा, लॉग टेबल या लॉग जो आप होता है, इसके कारण हम बहुत बड़े डाटा को एक छोटे से स्केल पर ही हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्या होता है, एक्सप्रेस लार्ज नंबर ऑफ डाटा ऑन स्मॉल स्केल। एक बहुत बड़ी स्केल पर डाटा को, हम बहुत बड़े डाटा को क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी स्केल पर हम शो कर सकते हैं। दूसरा कारण होता है कि जो अपनी आंखें होती है, जो उनका जो फिजियोलॉजिक, जो उनका जो रेस्पॉन्स होता है, वो रेस्पॉन्स भी क्या होता है, लॉगरिथमेटिक होता है। आई रेस्पॉन्स इज लॉगरिथमेटिक। मतलब अपनी आंखें होती हैं, उनका जो जो अपनी आंखें होती है, वो आंखें लॉगरिथमेटिक के रूप में देखती है, न कि आपके लाइट फोटोन के डिफरेंस के रूप में देखती है। जैसे मान लो आपने 1000 फोटोन है, ये किसी एक्सरे फिल्म पर डालें, 500 निकल रहे हैं, तो d इक्वल टू क्या है 0.3, और 1000 फोटोन आपने अगर दूसरी फिल्म पर डाले और 250 निकल रहे हैं, यानी d इक्वल टू क्या हो गया 0.6, और 1000 लाइट फोटोन आपने अगर इस पर डाले हैं और 125 लाइट फोटोन ही निकल रहे हैं, तो d इक्वल टू क्या हो गया 0.9, यानी ये इसके आधे, ये इसके आधे। तो डेंसिटी क्या होगी 0.3 से 0.6 से 0.9। देखो लाइट फोटोन में डिफरेंस यहाँ पे कितना है 250 और यहाँ पे कितना है 125। ये वाला जो 0.3 डेंसिटी है, ये आपको क्या दिखेगा रे, वेरी लाइट है ना। और ये वाला क्या होगा, ब्लैक होगा। इस ब्लैक की तुलना में ये क्या होगा, ब्राइटर यानी चमकदार होगा, और इस ब्राइटर की तुलना में ये क्या होगा, ये भी ब्राइटर होगा। तो जबकि आपकी आंखें क्या देखेंगी, इसको देखेगी इसकी तुलना में ब्राइटर, और इसको देखेगी इसकी तुलना में ब्राइटर, जबकि फोटोन का डिफरेंस 250 और 125 था। यानी अपनी आंखें लॉगरिथमेटिक के रूप में देखती है, न कि फोटोन के डिफरेंस के रूप में। हम क्या देख सकते हैं, हम कलर में चेंजेस को देख सकते हैं, न कि फोटोन के डिफरेंस को। हम नहीं बता सकते कि इसमें डिफरेंस 250 का था, इसमें 125 का था, लेकिन हमने कलर चेंज बता दिया कि ये इसकी तुलना में लाइट ब्राइटर है, ये इसकी तुलना में ब्राइटर है। तो अपनी आई रेस्पॉन्स भी क्या होता है, लॉगरिथमेटिक ही होता है। कैसे होता है, लॉगरिथमेटिक भी होता है। तीसरा होता है सुपर इम्पोजिशन ऑफ डेंसिटीज। डेंसिटीज मतलब डेंसिटीज में क्या होता है, सुपर इम्पोजिशन का लॉ लागू होता है। मतलब आप एक एक्सरे फिल्म जो क्या डेंसिटी शो कर रहा है 0.3, और दूसरी एक्सरे फिल्म जो डेंसिटी क्या शो कर रहा है, दूसरी एक्सरे फिल्म मान एक एक्सरे फिल्म 0.1 डेंसिटी d इक्वल टू 1 उत्पन्न कर रहा है, और दूसरा d इक्वल टू 2 उत्पन्न कर रहा है। अगर इन दोनों को आप एक दूसरे के ऊपर रख के देखोगे तो d इक्वल टू टोटल आपको क्या उत्पन्न होगा,
3 उत्पन्न होगा। डी इक्वल टू टोटल क्या उत्पन्न होगा, आपको 3 दिखाई देगा, यानी इन दोनों डेंसिटी का योग हो जाएगा। इन दोनों डेंसिटीज का क्या हो जाएगा, एक दूसरे से ये ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से ऐड हो जाएंगी। देखो कैसे, मान लो 1000 एक्सरे फोटोन है, ये किसी इस पर गिर रही है और एक जो आपके 10 लाइट फोटोन ई या 1 लाइट फोटोन ही बाहर निकल रहा है, तो D इजिकल टू क्या हो गया रे, D इजिकल टू हो गया log 1000/1, यानी log 10⁻³ यानी हो गया 3 हो गया। तो D इजिकल टू आपको क्या मिल गया, 3। और अगर आप इसको 2 अलग अलग एक्सरे फिल्म के ऊपर लो, कैसे, 1000 लाइट फोटोन पे आपने डाले थे और यहाँ पे मान लो आपको 100 लाइट फोटोन निकल रहे हैं, यहाँ पे क्या निकल रहे हैं 100, और 100 से यहाँ पे कितने निकल रहे हैं, 1 लाइट फोटोन निकल रहा है। 100 से कितना निकल रहा है, 10 लाइट फोटोन निकल रहे हैं मान लो। तो यहाँ पे D कितना हो गया, D इजिकल टू log 1000/100, यानी 2 कट गए, तो D इजिकल टू क्या हो गया 1, और यहाँ पे 100 से मान लो 1 ही बाहर निकल रहा है, तो D इजिकल टू क्या हो गया log 100/1, यानी D इजिकल टू क्या हो गया 2। तो टोटल D इजिकल टू क्या हो गया 3। जब 1000 में से सिर्फ 1 निकलता है तो डेंसिटी क्या होती है, डायरेक्ट डेंसिटी 3 आई थी, और अपन ने 2 अलग अलग फिल्में, यहाँ पे नहीं आई थी क्या, डेंसिटी 3 आई है, और यहाँ पे 2 अलग अलग फिल्म ले ली और उनसे ओवरऑल कितना निकल रहा है, 1 ही बाहर निकल रहा है, तो टोटल डेंसिटी क्या होगी 3 होगी। यानी आपकी एक्सरे फिल्मों को अगर 2 को आप सुपर इम्पोज करोगे तो दोनों की डेंसिटी का ऐड होके आपको मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, डेंसिटी का सुपर इम्पोजिशन मिलेगा। इससे क्या होता है, अगर हमारी एक्सरे फिल्म होती है वो डबल कोटेड होती है, यानी एक एक्सरे फिल्म के दोनों और इमल्सन लेयर होता है, एक इमेज इस पर बनती है, एक इमेज इस पर बनती है। ये दोनों इमेज के कारण जो डेंसिटी उत्पन्न होती है, हम जब आंखों से इसे देखते हैं तो ये दोनों हमें ऐड होकर मिलती है। दोनों क्या मिलती है, ऐड होकर मिलती है, जिससे हमें कम एक्सपोजर के अंदर ही ज्यादा डेंसिटी मिल जाती है। क्या मिलती है, कम एक्सपोजर में ही ज्यादा डेंसिटी मिल जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सरे फिल्म को डबल कोटेड क्यों किया जाता है, क्योंकि एक्सरे फिल्म को हम डबल कोटेड करेंगे तो उससे आपको कम डेंसिटी के ऊपर ही क्या मिल जाएगा, आपको कम एक्सपोजर के जरिए ही ज्यादा आपको डेंसिटी मिल जाएगी। दोनों डेंसिटी की इमेज, दोनों इमेज की डेंसिटी आपकी ऐड हो जाएंगी। तो ये फोटोग्राफिक डेंसिटी था, मैंने फॉर्मूला बताया आपका, इसका इंट्रोडक्शन हो गया। कल हम इसमें पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होते हैं, जो सीसी कर्व या HND कर्व जिनको बोलते हैं वो पढ़ेंगे।